नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए बच्चों, हमारा जो जीएस है, जो सामान्य अध्ययन है हमारा, उसके अंतर्गत हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था। और बच्चों, यदि भारतीय संविधान की बात करें तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी बच्चों, वो संसद के विषय में बात की थी और उसमें हमने संसद में जो आने वाले जो प्रस्ताव हैं खास तौर पे उनके विषय में बात की थी, जो संसद की कार्यवाही है उसके विषय में बात की थी और जो हमारी संसद के सत्र चलते हैं उनके विषय में बात की थी। तो बच्चों, जो हमारा संसद टॉपिक है एक बड़ा टॉपिक है बच्चों। तो अगर आज बात करें हमारी जो संसद है उसके ऊपर, ये चौथी क्लास है, चौथी और लास्ट क्लास है। इस क्लास में हमारा जो संसद टॉपिक है बच्चों, वो पूरी अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। तो आज जो बच्चों हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है बच्चों हमें संसदीय समितियों के बारे में। अब आपको वही संसदीय समिति क्या है। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है। जो संसद है वो बहुत ही व्यस्त निकाय है। संसद एक व्यस्त निकाय है, ठीक है। तो संसद अगर देखा जाए तो हर काम खुद नहीं कर सकता, तो वो क्या है, इसने कुछ काम करने के लिए अपनी कुछ समितियों का गठन किया हुआ है। तो उन्हीं समितियों को बच्चों हम संसदीय समिति कहते हैं, ठीक है। तो आइए टॉपिक पढ़ते हैं हम, संसदीय समितियां। तो टॉपिक का नाम होगा हमारा संसदीय समितियां। संसदीय समितियां। तो बच्चों, जो हमें आज पढ़ना है वो पढ़ना है संसदीय समितियों के विषय में। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो हमारा संसदीय समितियां हैं, यानी कि संसद के अधीन जो आने वाली समिति है, जो संसद का कार्य देखती हैं, उनके विषय में बात करना है। तो पहले संसदीय समितियों की कुछ जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो आपको लिखवाता हूं। फिर उसके बाद जो हमारी समितियां हैं, सीधे हम अपनी समितियों पर चलेंगे। तो आइए बच्चों, हमारा इसमें पहला जो बिंदु होगा वो होगा, हमारा बिंदु होगा संसद एक अति व्यस्त निकाय है। 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 वह सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। वह सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। वह सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए कुछ कार्यों को देखने के लिए, इसलिए कुछ कार्यों को देखने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। समितियों का गठन किया जाता है। समितियों का गठन किया जाता है। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो ये कह रहा है कि संसद एक अति व्यस्त निकाय है, वह सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए कुछ कार्यों को देखने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। यानी कि कुछ कार्य ऐसे हैं, उन कार्यों को करने के लिए हमें समितियों की सहायता लेनी पड़ती है। अब बच्चों, अगर समितियों की बात करें तो हमारी कुछ समिति ऐसी होती है जो स्थायी समिति होती है, जो हमारी परमानेंट कमेटी है, ठीक है। और कुछ समिति होती है बच्चों तदर्थ समिति होती है। अगर तदर्थ समिति की बात करें बच्चों, तो तदर्थ समिति को हम एक प्रकार से अस्थायी समिति भी बोल सकते हैं। यानी कि जब कुछ इस विशेष कार्य होगा तभी उस प्रकार की समितियों का गठन किया जाएगा, और जैसे ही बच्चों वो कार्य खत्म होगा उस समिति को भी बच्चों क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी समिति को हम तदर्थ समिति बोलते हैं, यानी कि एक स्थायी समिति और तदर्थ समिति। तो आइए लिखते हैं हम, तो इसमें हम लिखते हैं बच्चों, संसद में
संसद में मुख्य रूप से संसद में मुख्य रूप से दो प्रकार की समितियां पाई जाती है। संसद में मुख्य रूप से दो प्रकार की समितियां पाई जाती है। संसद में मुख्य रूप से दो प्रकार की समितियां पाई जाती है। तो ये कह रहा है कि बच्चों जो हमारी संसद है, संसद में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हमारी दो प्रकार की समिति होगी। पहली समिति जो होती है बच्चों, उसे बोलते हैं हम स्थायी समिति। स्थायी समिति यानी हमारी कुछ समिति ऐसी होंगी बच्चों जो कि परमानेंट होगी, जो कि परमानेंट स्थायी तौर से जो संसद है उसके साथ कार्य करेगी। और कुछ समिति बच्चों हमारी ऐसी होगी जो होगी हमारी तदर्थ समितियां। तदर्थ समिति की बात करें बच्चों तो वो समिति ऐसी होगी, अगर कोई विशेष कार्य होगा तो उन विशेष कार्यों के लिए ही उन समितियों का गठन किया जाता है। जैसे ही वो कार्य समाप्त होगा उन समितियों को भी क्या कर दिया जाएगा बच्चों, समाप्त कर दिया जाएगा। अगर बच्चों हम स्थायी समिति की बात करें तो इसे हम थोड़ा साइड में लिख देंगे ताकि आपको एक दो एग्जाम्पल भी लिखवा दूं। ठीक है बच्चों, यहां हम नंबर 2 डाल के लिख लेंगे तदर्थ समिति। तदर्थ समिति, चलो भाई, तदर्थ समिति। और ये कैसी है बच्चों, स्थायी समिति। तो यहां पे अंतर लिखवा देते हैं, लिखेंगे इन समितियों का गठन, इन समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष, इन समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इन समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यानी कि बच्चों जो हमारी स्थायी समिति है, तो जो हमारी स्थायी समिति होगी इनका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा, यानी कि ये हमारी हमेशा रहेगी। और बच्चों अगर तदर्थ समिति की बात करें तो ये एक प्रकार की अस्थायी समिति है। इसमें लिखेंगे ये अस्थायी समिति होती है। ये अस्थायी समिति होती है। ये अस्थायी समिति होती है। इनका गठन, इनका गठन किसी निश्चित कार्य को, इनका गठन किसी निश्चित कार्य को करने के लिए किया जाता है। इनका गठन किसी निश्चित कार्य को करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। और बच्चों याद रखना, जैसे ही वो कार्य समाप्त होगा ये समिति भी हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर हम स्थायी समिति की बात करें, एक दो एग्जाम्पल लिखे बच्चों, तो हमारी इसमें हो जाएगी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति यानी कि बच्चों जो हमारी लोक लेखा समिति होगी वो कैसी होगी, स्थायी समिति होगी। इसी के साथ अगर बात करें हमारी एक होगी बच्चों प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति भी बच्चों हमारी एक स्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति बच्चों हमारी एक स्थायी समिति है। और इसी प्रकार बच्चों बात करें तो सार्वजनिक उद्यम, सार्वजनिक उद्यम, अगर बच्चों हम सार्वजनिक उद्यम की बात करें तो सार्वजनिक जो उद्यम समिति है वो भी बच्चों हमारी एक स्थायी समिति है। इसी प्रकार बच्चों और हम तदर्थ समिति की बात करें तो तदर्थ समिति में हमारी एक हो सकती है परवर चयन समिति। परवर चयन समिति, तो जो परवर चयन समिति होगी ये भी हमारी अस्थायी समिति होगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों विधि निर्माण हेतु, विधि निर्माण हेतु गठित समिति, विधि निर्माण हेतु गठित समिति, विधि निर्माण हेतु गठित समिति। तो ये जो समिति है बच्चों ये तदर्थ समिति है और ये समिति बच्चों कैसी है, ये स्थायी समिति है। यानी कि ये हमेशा रहेंगी। इनका गठन जब भी किया जाएगा जब बच्चों कार्य होगा।
तो हमारा टॉपिक है बच्चों संसदीय समिति। हमने कहा संसद एक अति व्यस्त निकाय है, वह सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए कुछ कार्यों को देखने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। फिर हमने कहा बच्चों कि समिति मुख्य रूप से हमारी कितने प्रकार की होगी, तो 2 प्रकार की होगी। पहली होगी स्थायी समिति, परमानेंट होगी, और दूसरी होगी तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी होगी बच्चों। उसे एडहॉक बोल सकते हैं, इसे परमानेंट कमेटी बोल सकते हैं। और स्थायी समिति की बात करें बच्चों तो हमने कहा कि प्रत्येक वर्ष गठन किया जाएगा। एग्जाम्पल में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और हमारी सार्वजनिक उद्यम समिति आ जाएगी। इसी प्रकार बच्चों अगर हम तदर्थ समिति की बात करें तो तदर्थ समिति में हमारी क्या होगी, प्रबंध चयन समिति होगी, और हमारी कौन सी होगी, विधि निर्माण हेतु गठित समिति होगी। तो बच्चों फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों चलते हैं समिति की ओर। अब हम जो है समितियों को पढ़ना शुरू करेंगे। और बच्चों जो हम समिति पढ़ेंगे वो स्थायी समिति पढ़ेंगे। और स्थायी समितियों में बच्चों हमारी 3 समिति ऐसी हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। उन्हीं 3 समितियों को हमें पढ़ना है, उसके अलावा और समिति को पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आइए इन्हें हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं समितियों की ओर। चलो बच्चों, तो अब जो हम बच्चों समिति पढ़ेंगे ना, वो हमारी जो समिति होगी वो कैसी समिति होगी बच्चों, स्थायी समिति होगी। तो बच्चों कैसी समिति होगी, हमारी स्थायी समिति होगी। तो स्थायी समिति बच्चों जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो आइए लिखते हैं हम पहली समिति का नाम अपनी। हमारी पहली समिति का नाम होगा बच्चों लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसे हम बोल देते हैं बच्चों पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। तो आइए अब इसके बारे में पहले हम कुछ लिखवा देते हैं पॉइंट्स, फिर उसके बाद हम समझा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस समिति का गठन सबसे पहले कब हुआ। तो हमारा पहला बिंदु होगा इस समिति की गठन की घोषणा, इस समिति की गठन की घोषणा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इस समिति की गठन की घोषणा भारत शासन अधिनियम 1919 में की गई। 1919 में की गई। इस समिति की गठन की घोषणा भारत शासन अधिनियम 1919 में की गई। और इसकी पहली बार स्थापना और इसकी पहली बार स्थापना 1921 में की गई। 1921 में की गई। 1921 में की गई। तो इतनी चीज क्लियर हुई भाइयों। यानी इस समिति के गठन की घोषणा हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919। जो अंग्रेजी सरकार एक कानून लेकर आई थी भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें इसकी पहली बार घोषणा की गई इस प्रकार की एक समिति होगी। लेकिन जो समिति की गठन हो पाया बच्चों वो कब हो पाया, तो वो हो पाया बच्चों 1921 में। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कि जो लोक लेखा समिति है हमारी, उस लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य कितने हैं। तो आइए सदस्यों की संख्या देखते हैं। इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या, इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है। बच्चों इस समिति में टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। अब 22 मेंबर की बच्चों अगर हम बात करें तो इन 22 मेंबर में से
15 मेंबर होते हैं हमारे लोकसभा से और 7 मेंबर कहां से होंगे? राज्यसभा से। तो 15 सदस्य लोकसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से, और इसी के साथ बच्चों हम यहां लिख लेंगे 7 सदस्य राज्यसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। यानी कि टोटल मेंबर है हमारे पास 22 और 22 मेंबर में से बच्चों 15 जो मेंबर है वो हमारे होंगे लोकसभा से और 7 मेंबर बच्चों कहां से होंगे? राज्यसभा से। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें बच्चों इसके अध्यक्ष की बात करें तो पहले जो इसका अध्यक्ष होता था बच्चों वो सत्ता पक्ष से हो सकता था, लेकिन 1967 से एक नियम बनाया गया और नियम ये बनाया गया कि जो समिति का अध्यक्ष होगा बच्चों वो हमेशा विपक्ष से होगा। वो हमेशा बच्चों कहां से होगा? विपक्ष से होगा। ठीक है, लिखते हैं उस नोट को भी डाल के। 1967 से यह नियम बनाया गया कि इस 1967 से यह नियम बनाया गया कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होगा। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होगा। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? यानी ये कहा गया कि इसमें जो 22 मेंबर होंगे इन्हीं 22 मेंबरों में से इसका एक अध्यक्ष बनाया जाएगा और बच्चों ये कहा गया कि जो अध्यक्ष होगा वो कहां से होगा? विपक्षी दल से होगा। इसी के साथ बच्चों इसमें एक बाउंडेशन और डाली गई। बाउंडेशन ये डाली गई कि जो समिति के 22 मेंबर होंगे इन 22 मेंबर में से कोई भी जो सदस्य होगा वो मंत्री नहीं हो सकता। यानी ये नहीं कि अगर कोई मंत्री के पद पे है और उसे इस समिति का मेंबर ही बना दे तो ऐसा नहीं होगा। तो उस बिंदु को मैं लिखवा देता हूं। तो यहीं पे हम लिखेंगे पॉइंट डालकर लिखेंगे मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं। मंत्री समिति के सदस्य नहीं बन सकते हैं। मंत्री समिति के सदस्य नहीं बन सकते। यह कहा गया कि जो मंत्री होगा मंत्री समिति के सदस्य नहीं बनेंगे। ठीक है, अब मैटर यह है कि जो समिति है इस समिति का काम क्या होगा। तो बच्चों काम भी सुन लो। अगर बच्चों हम काम की बात करें तो हमारे देश में एक संस्था है, उस संस्था का नाम है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महानियंत्रक एवं परीक्षक लेखा। वो क्या है बच्चों? भारत सरकार के खातों का अंकेक्षण और लेखांकन करती है। यानी भारत सरकार ने कहां कितने पैसे निकाले भारत की संचित निधि से, कितने पैसे कहां खर्च करे, उस सब का जो हिसाब रखती है कैग को रखती है। और उसके बाद कैग द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट को जो है सदन में रखवाने का काम करता है। तो कैग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की जांच करने का काम कौन करेगी? लोक लेखा समिति करेगी बच्चों। तो आइए इस बिंदु को भी हम लिखते हैं। बिंदु होगा, पॉइंट होगा, यह समिति कैग की वार्षिक रिपोर्ट, यह समिति कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। यह समिति कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। भैया जो कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट की जो जांच करने का काम करेगा वो कौन करेगा? लोक लेखा समिति करेगी। और अब लोक लेखा समिति ने जो खुद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, भाई कैग ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट की जांच कौन कर रही है? लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी उसमें देगी कैग की रिपोर्ट सही थी, गलत थी, उनमें क्या फैक्ट छूटे हुए थे, क्या नहीं ऐड करेंगे, क्या बताया गया उसमें।
तो लोक लेखा समिति जो अपनी खुद की रिपोर्ट तैयार करेगी वो रिपोर्ट तैयार करके देगी लोकसभा के अध्यक्ष को। तो चलिए बच्चों इस बिंदु को भी हम लिखते हैं, लिखेंगे यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। इतनी बात क्लियर हुई? यानी कि जो समिति होगी, ये समिति बच्चों जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगी? तो ये अपनी रिपोर्ट देगी लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है। अब इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें, ये जो हमारी समिति है तो 1921 में गठित हुई थी। तो एक तो हम कह सकते हैं कि सबसे जो पुरानी समिति है वो भी हमें ये है। और इसी के साथ बच्चों इस समिति के कुछ नाम हैं, जैसे कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। तो आइए इसके उपनाम भी देख लेते हैं। हम यहां ब्रैकेट बना के लिख लेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, यहां पे साइड में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो लिखेंगे इस समिति को सदन की दो आंख, सदन की दो आंख, सदन की तीसरी आंख, तथा रखवाली करने वाला कुत्ता कहा जाता है। रखवाली करने वाला कुत्ता कहा जाता है। रखवाली करने वाला कुत्ता कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? तो ये जो समिति है, समिति के कुछ उपनाम है। तो जिसमें हमने कहा कि समिति को सदन की दो आंख, सदन की तीसरी आंख तथा रखवाली करने वाला कुत्ता कहा जाता है। अब बच्चों जो समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, अब कैग की रिपोर्ट की जब जांच करती है, इसकी जांच करने में खुद कैग मदद करता है। और जब कैग इसकी मदद करता है तो कैग को इस समिति का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, यानी कि रास्ता दिखाने वाला, और उसे इसका मित्र और दार्शनिक भी कहा जाता है। तो आइए उस बिंदु को भी हम लिख देते हैं, लिखते हैं यहां पे, कैग को इस समिति का पथ प्रदर्शक तथा कैग को समिति का पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक व मित्र कहा जाता है। वह मित्र कहा जाता है। तो बच्चों इतनी बात क्लियर हुई? सारे के सारे जो नाम हैं बच्चों, ये हमारी इस समिति के हैं। ये उपनाम दिए गए। कैग को इसका पथ प्रदर्शक कहा जाएगा, दार्शनिक कहा जाएगा और मित्र कहा जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो आप इसका नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद हम अगली कमेटी को और अगली समिति पे बढ़ेंगे बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, चीजों को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब हम हमारी लोक लेखा समिति होगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी। अब अगली समिति की ओर बढ़ेंगे। ये बच्चों जो लोक लेखा समिति है, जितनी भी हम समिति पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सारी की सारी हम स्थायी समिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी हम समिति पढ़ेंगे, अस्थायी समिति पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन नहीं बनते। तो वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए बच्चों अब अगली समिति में चलते हैं।
हमारी जो अगली समिति होगी बच्चों, उस समिति का नाम होगा प्राक्कलन समिति। अगली हमारी जो समिति होगी उस समिति का नाम होगा बच्चों प्राक्कलन समिति। हमारी समिति होगी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, ये बच्चों ये प्राक्कलन समिति है, इसे ही हम अनुमान समिति बोल देते हैं। इसी समिति को हम क्या कह देते हैं? अनुमान समिति। प्राक्कलन समिति, इसी समिति को हम बोल देते हैं अनुमान समिति। ठीक है, अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति कहिए या अनुमान समिति कह दीजिए। ठीक है, तो आइए अब इस समिति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। पहले कुछ बिंदु लिखवाता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद चीजों को समझाने का काम करूंगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहला बिंदु होगा इसमें, लिखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात जॉन मथाई की सिफारिश पर, स्वतंत्रता के पश्चात जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में इस समिति का गठन किया गया। 1950 में इस समिति का गठन किया गया, इस समिति का गठन किया गया। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों, यानी कि जो ये समिति है, इस समिति का गठन कब हुआ बच्चों? 1950 में। जबकि बच्चों इससे पहले जो हमने समिति पढ़ी थी, कौन सी समितियां थी हमारी? लोक लेखा समिति। उस लोक लेखा समिति का जो बच्चों गठन हुआ था, वो गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुल सदस्य हैं। इसमें देखेंगे इसके सदस्यों की, इसके सदस्यों की कुल संख्या, इसके सदस्यों की कुल संख्या, इसके सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है, 30 होती है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है और ये सभी, और ये सभी लोकसभा से होते हैं, और ये सभी लोकसभा से होते हैं, और ये सभी लोकसभा से होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें जो टोटल मेंबर होंगे वो कितने होंगे बच्चों? 30 होंगे, और 30 के 30 जो मेंबर होंगे वो कहां से होंगे बच्चों? लोकसभा से होंगे। जबकि जब हम इससे पहले लोक लेखा समिति की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो लोक लेखा समिति है उसमें टोटल मेंबर कितने होंगे बच्चों? 22 होंगे, जिसमें से 15 हमारे लोकसभा से होंगे और 7 हमारे कहां से होंगे बच्चों? राज्यसभा से होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। जब हमने बच्चों उस समिति के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से होगा। इसका जो अध्यक्ष होता है बच्चों वो सत्ताधारी दल से ही हो सकता है। तो आइए इस बिंदु को भी हम लिख देते हैं, इस बिंदु को भी लिख देते हैं। इसका अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष सत्ताधारी, इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है। इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है। और इसी के साथ बच्चों दूसरी बात की जाए तो दूसरी बात ये होगी कि कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। वो भी लिखते हैं मंत्री इस समिति का सदस्य है। मंत्री इस समिति का सदस्य है।
मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता, यानी कि बच्चों जो मंत्री होगा मंत्री समिति का सदस्य नहीं बनेगा। अब बात आई बच्चों इस समिति का काम क्या है। अगर बच्चों इस समिति की बात करें तो इस समिति का जैसे नाम है अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति। सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया जाता है, सरकार जो बजट जारी करती है, सरकार जो बजट रखती है, उस बजट का अनुमान लगाने का काम करती है कि वो बजट सत्य के कितने निकट है। बच्चों जो हमारी सरकार है वो हर साल आगामी वर्ष का बजट रखती है और उस बजट में ये घोषणा की जाती है कि इस साल क्या कार्य होंगे, क्या नहीं होंगे, इन सारी चीजों की होती है। तो इस समिति का काम यह है कि सरकार ने जो बजट रखा है वो बजट सत्य के कितने निकट है। सरकार ने जो बजट में घोषणा की है वो वास्तव में पूरी हो भी सकती है या नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती तो अपनी रिपोर्ट देती है। इसकी रिपोर्ट कोई बाध्यकारी नहीं है, इसकी रिपोर्ट कोई फायदा नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए। बस समिति है, जांच करेगी, बस बात खत्म। आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ी समिति कौन सी हो जाएगी, तो यही हो जाएगी। और इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों? 30 होगी। चलिए लिखते हैं बिंदु। कार्य में हम लिखेंगे इस समिति का प्रमुख कार्य, इस समिति का प्रमुख कार्य सरकार द्वारा, इस समिति का प्रमुख कार्य सरकार द्वारा प्रस्तुत, इस समिति का प्रमुख कार्य सरकार द्वारा प्रस्तुत, इस समिति का प्रमुख कार्य है सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमान लगाना है, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमान लगाना है, अनुमान लगाना है कि वो बजट सत्य के कितने निकट है, कि वो बजट सत्य के कितने निकट है, कि वो बजट सत्य के कितने निकट है, सत्य के कितने निकट है, कि वो बजट सत्य के कितने निकट है। ये बात क्लियर हुई चीजों? बच्चों ये कह रहे हैं कि समिति का प्रमुख कार्य है सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमान लगाना है कि वो बजट सत्य के कितने निकट है। ठीक है बच्चों, जो जैसा नाम से इसका स्पष्ट है, अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति, इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारी ये दूसरी समिति थी। हमारी पहली होगी थी बच्चों लोक लेखा समिति, उसके बाद हमने पढ़ लिया अनुमान समिति के विषय में। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट समिति की ओर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए इन चीजों को फटाफट, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट समिति की बात करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों अब इसे रफ करते हैं, नेक्स्ट समिति की ओर चलते हैं। तो अगली बच्चों हमारी समिति है, उस समिति का नाम है बच्चों हमारा सार्वजनिक उद्यम समिति। कौन सी समिति है बच्चों? सार्वजनिक उद्यम समिति। तो लिखते हैं बच्चों सार्वजनिक उद्यम समिति। अब जो अगर सार्वजनिक उद्यम समिति की हम बात करें तो एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था कृष्ण मेनन समिति। इस कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर ही इस समिति का गठन किया गया था बच्चों 1964 में। तो आइए इस बिंदु को हम लिखते हैं कृष्ण मेनन समिति, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में इस समिति का गठन किया गया। 1964 में इस समिति का गठन किया गया।
इस समिति का गठन किया गया। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों कि कृष्ण मेनन समिति के नाम से एक समिति बनाई गई थी और इस समिति की सिफारिश पर ही बच्चों 1964 में 1964 में इस समिति की सिफारिश में बच्चों 1964 में एक समिति का गठन किया और इस समिति का नाम बच्चों क्या था? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर एक समिति बनाई गई बच्चों और इस समिति का नाम क्या था? सार्वजनिक उद्यम समिति। क्या था बच्चों समिति का नाम? सार्वजनिक उद्यम समिति। अब अगर बच्चों इस समिति के हम सदस्यों की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? हम सदस्यों की बात करें तो इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या बच्चों 22 है। तो आइए देखते हैं इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या, इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 है। 22 है। इस समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 है, यानी कि इस समिति में जो टोटल मेंबर्स होंगे बच्चों वो कितने होंगे? 22 होंगे। सेम वैसे ही जैसे लोकलेखा समिति में थे, लोकलेखा समिति में 22 थे, यहां भी 22 है और सेम उसी प्रकार से डिवीजन है जिस प्रकार से वहां था। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से बच्चों, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से बच्चों। तो आइए इसे भी हम लिखते हैं, इन 22 का डिवीजन कर लेते हैं। तो इनमें 22 में जो होंगे तो 15 होंगे बच्चों, 15 सदस्य जो होंगे वो कहां से होंगे? लोकसभा से। और जो बच्चों 7 सदस्य होंगे ये कहां से होंगे? राज्यसभा से। 15 सदस्य होंगे लोकसभा से और जो 7 सदस्य होंगे वो बच्चों कहां से होंगे? राज्यसभा से होंगे। अब अगर बच्चों हम इस समिति के बात करें कि समिति का काम क्या है, तो इस समिति का प्रमुख कार्य है बच्चों कि जो सरकारी उद्यम है, जो सरकारी कंपनियां हैं, उन पर नजर रखना कि वो प्रॉफिट में ज्यादा से ज्यादा कैसे जा सके। तो सरकार, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एनटीपीसी या सेल, भेल, गेल, जो सरकारी कंपनी है, सरकारी उद्यम है, उन पर नजर रखने का इसका कार्य है। तो आइए लिखते हैं इस बिंदु को भी। इस समिति का प्रमुख कार्य है, इस समिति का प्रमुख कार्य है, इस समिति का प्रमुख कार्य है सार्वजनिक, इस समिति का प्रमुख कार्य है सार्वजनिक उद्यमों पर नजर रखना है, सार्वजनिक उद्यमों पर नजर रखना है, सार्वजनिक उद्यमों पर नजर रखना है, नजर रखना है। जैसे एनटीपीसी, जैसे एनटीपीसी, सेल, भेल, एक हो जाएगी हमारी गेल। ठीक है बच्चों, ये सार्वजनिक उद्यम है। जैसे हमारा एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, आपका गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये सार्वजनिक उद्यम है, सरकारी कंपनीज है। तो इन पर नजर रखने का काम ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कैसे प्राप्त करे, वो घाटे में ना जाए। तो इस सरकार को ये समिति क्या देती है बच्चों? अपना सुझाव देती है। इनके सुझाव को मानने के लिए बच्चों जो सरकार है वो बाध्यकारी नहीं है, सरकार बाध्यकारी नहीं है। तो बच्चों इसे नोट कीजिए फटाफट। इस समिति के बारे में इतना ही था। तो ये हमारी लास्ट समिति थी। हमने ये बात पहले क्लियर की थी कि हमें 3 ही समिति पढ़ने की आवश्यकता है, इन 3 ही समितियों से हमारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो चलो इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर रफ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इसे रफ करते हैं फटाफट और अपने नेक्स्ट टॉपिक संसद का ही जो कुछ चीजें बची हुई हमारी उनकी ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम संसदीय, इसमें ही बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक होगा संसद का वो होगा हमारा संसदीय विधेयक। जो संसदीय हमारे बिल है, संसदीय विधेयक है बच्चों, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं संसदीय विधेयक के विषय में। तो आइए
टॉपिक का नाम है हमारा संसदीय विधेयक। संसदीय विधेयक। अगर बच्चों हम संसदीय विधेयक के विषय में बात करें, विधेयक को हम बिल बोल देते हैं, तो हमारी जो संसद है, हमारी संसद में मुख्य रूप से 4 प्रकार के विधेयक, 4 प्रकार के बिल लाए जाते हैं बच्चों। तो आइए लिखते हैं, फिर देखते हैं वे कौन कौन से विधेयक हैं। तो यहां हम लिखेंगे, हमारा पहला बिंदु होगा संसद में मुख्य रूप से, संसद में मुख्य रूप से 4 प्रकार, संसद में मुख्य रूप से 4, संसद में मुख्य रूप से 4 प्रकार के विधेयक, 4 प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं। 4 प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं। संसद में मुख्य रूप से 4 प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं। अब जो 4 प्रकार के विधेयक है, अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला विधेयक है बच्चों, वो है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। दूसरे विधेयक की बात करें बच्चों, तो वो होगा हमारा धन विधेयक, मनी बिल बोल देते हैं जिसे बच्चों, धन विधेयक। और तीसरा होगा बच्चों हमारा वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और चौथा होगा बच्चों हमारा संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, अमेंडमेंट बिल, संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के बिल हैं बच्चों। अगर बच्चों हम साधारण विधेयक की बात करें, तो साधारण विधेयक जो है वो हमारा अनुच्छेद 107 में है। साधारण विधेयक है हमारा अनुच्छेद 107 में। धन विधेयक हो जाएगा बच्चों हमारा अनुच्छेद 110 में। और वित्त विधेयक होगा अनुच्छेद 117 में, अनुच्छेद 117 में। और संशोधन विधेयक होगा बच्चों हमारा अनुच्छेद 368 में। यानी कि जो हमारी संसद है, हमारी संसद में 4 प्रकार के विधेयक, 4 प्रकार के जो बिल्स हैं बच्चों वो लाए जाते हैं, जिसमें एक है साधारण विधेयक, एक है धन विधेयक, एक है वित्त विधेयक और एक है संशोधन विधेयक, अमेंडमेंट बिल। अब बच्चों अगर हम साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संशोधन विधेयक की बात करें, तो इन्हें बच्चों संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। चाहे तो पहले लोकसभा में रख लो और चाहे तो पहले राज्यसभा में रख लो। बात क्लियर हुई? चाहे तो पहले लोकसभा में रख लो, चाहे तो पहले राज्यसभा में लिख लो। लेकिन जो बच्चों धन विधेयक होता है, धन विधेयक को हमेशा सबसे पहले कहां रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा जो 4 विधेयक है, इन्हें चाहे तो साधारण विधेयक को, वित्त विधेयक को, संसद विधेयक को चाहे तो पहले राज्यसभा में रख लो, चाहे लोकसभा में रख लो। लेकिन धन विधेयक की हमेशा जो शुरुआत होगी बच्चों, वो कहां से होगी? वो होगी हमेशा लोकसभा से। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें, हमने आपको एक वीटो पावर के बारे में पढ़ाया था, जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था बच्चों। हमारा जो राष्ट्रपति है, जो हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है, जब हमने बात की थी बच्चों संसद की, तो हमने कहा था संसद के कितने सदन हैं? 3 हो जाएंगे। एक हमारा कौन होगा? राष्ट्रपति। एक हमारे कौन होगा? लोकसभा। और एक हमारा कौन होगा बच्चों? राज्यसभा। मान लीजिए साधारण विधेयक है और साधारण विधेयक को पारित कर दिया लोकसभा ने, पास कर दिया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति बच्चों चाहे तो साधारण विधेयक को रोक सकता है, इस पर वीटो पावर लगा सकता है। और वीटो पावर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में। और भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। ये सारी की सारी चीज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में पढ़ चुके। तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति टॉपिक में जाना पड़ेगा और राष्ट्रपति आपको सर्च करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, वहां पे आपको विस्तार पूर्वक वीटो पावर के विषय में बताया गया है बच्चों। अब राष्ट्रपति चाहे तो साधारण विधेयक पर वीटो लगा सकता है, लेकिन धन विधेयक पर राष्ट्रपति कभी वीटो का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि धन विधेयक हमेशा जब लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाता है। राष्ट्रपति को पहले ही बता दिया जाता है कि हम धन विधेयक ला रहे हैं, तो राष्ट्रपति अनुमति दे देता है पहले ही। जब एक बार पहले अनुमति दे दी तो बाद में नहीं रोक सकता।
इसी प्रकार वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक पर वीटो पावर का यूज हो सकता है कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है। और संशोधन विधेयक की बात करें बच्चों तो संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के लिए आपको वीटो टॉपिक जो है वो देखना पड़ेगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के विषय, वहां पे हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो यानी कि कुल मिला के बात ये होगी बच्चों कि जो हमारी संसद है, संसद में कितने प्रकार के विधेयक लाए जाएंगे, तो संसद में लाए जाएंगे बच्चों हमारे 4 प्रकार के विधेयक। और वो कौन कौन से विधेयक है? साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है और संशोधन विधेयक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो हमारा जो संसद का टॉपिक है बच्चों, संसद का टॉपिक समाप्त हो गया। ये लास्ट क्लास थी बच्चों संसद की, हमने इससे पहले 3 क्लास हो रही थी और ये चौथी और लास्ट क्लास थी बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों जो हम शुरुआत करेंगे संसद के बाद हमारा चलेगा बच्चों सुप्रीम कोर्ट, जो होगा अनुच्छेद 124 से 147 तक बच्चों, ठीक है। तो बच्चों कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।